अब हर जगह, दोनों लेवल पे मैंने डिस्कस करना है ये मेरे उसमें टैक्स पेड बाई अदर्स में भी और टैक्स पेड बाई सेल्फ में भी। कोई सेल्फ में भी मैं बोले रहा हूँ ना, रिवर्स चार्ज वाला डाला हुआ है मैंने, तो रिवर्स चार्ज वाले के लिए भी करूंगा और इसके लिए भी करूंगा, आईएसडी के लिए। तो इसको दोनों को मैं इस तरीके से बाइफरकेट करूंगा और बाइफरकेट करके अब ये लाइनें बन रही हैं। अब ये कहता है कैसे करेगा, अगर जो लाइन बन गई, ये कहता है एड बैक टू एक्सपेंस और स्टॉक अकाउंट इनएलिजिबल को, दोनों जगह के इनएलिजिबल को उठा के मैं वहां ले जाऊंगा। आगे क्या करेंगे, आगे कह रहा है कि एनेबल रिवर्सल फॉर डिले इन पेमेंट। ये भी बिजनेस इंटेलिजेंस का पार्ट होना चाहिए। अगर मैंने अपने यहाँ एपी, अगर एआर डाला हुआ है या एपी डाला हुआ और मेरे पास से पेमेंट नहीं हो रहा, तो मैं जो क्रेडिट लेजर में ले चुका हूं उसका रिवर्सल डाल दूं, उसका रिवर्सल डाल दूं। तो ये भी यहां आएगा। अब आ गया मेरा लेजर अकाउंट्स। मैं क्या क्या लेजर अकाउंट्स बनाऊंगा। लेजर अकाउंट्स के लिए कहता है ये कि ईच लेजर टू बी फ्लैग्ड फॉर टैक्स रेट एंड HSN कोड, सर्विस कोड एंड IT सिस्टम शुड अलाउ टू, मतलब एक रिपोर्ट निकालने के लिए मेरे को IT सिस्टम मेरा प्रोवाइड करे। यानी कि मेरे को दो चीजें चाहिए इंपॉर्टेंट, मेरे को टैक्स रेट के हिसाब से पता है, HSN कोड के हिसाब से, क्योंकि कभी मैं कोई चीज HSN कोड के हिसाब से देखना चाहूं, HSN कोड के हिसाब से देख लूं। क्योंकि जब मैं इन्वेंट्री मैनेज कर रहा हूं आज की डेट में, तो इन्वेंट्री ऑब्वियसली मैं HSN कोड के हिसाब से कर रहा हूं। अगर मैं बिलिंग मेरी कंप्यूटराइज्ड हो रही है तो मेरी HSN कोड के हिसाब से बिलिंग हो रही है और टैक्स रेट के हिसाब से तो हो ही रही है। तो मेरा सिस्टम दोनों के लिए कंपैटिबल हो, मेरा सिस्टम दोनों के लिए कंपैटिबल हो, इस तरीके की कहानी होनी चाहिए मेरे सिस्टम में। तो अब क्या होगा, ये कहता है भाई मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है। अब ये आगे आपके सारे बॉक्स आ रहे हैं, किस किस चीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स क्रेडिट किस किस का, ठीक है ना। करंट एसेट्स में जाएगा इनपुट, आउटपुट लायबिलिटीज में जाएगा। आउटपुट जो है, जो लायबिलिटी में मैं क्रेडिट लायबिलिटी लेजर में जाके लेके जाऊंगा तो लायबिलिटी में जाएगा मेरा। फिर मेरे को कैश लेजर आ गया, कैश लेजर भी मैंने तीनों मेंटेन करने हैं। तो अब यहां देखने क्या है कि भाई अब इंक्लूडिंग फॉरवर्ड एंड रिवर्स चार्ज के हिसाब से देखना है। कैश में मैं जब जो पे कर रहा हूं वो फॉरवर्ड चार्ज में पे कर रहा हूं, तो मेरे को फॉरवर्ड चार्ज में मेरी फॉरवर्ड लायबिलिटी में जाएगा। रिवर्स चार्ज में अगर मैं पे कर रहा हूं तो कहां जाना चाहिए मेरा, मतलब वो दो जगह जाना चाहिए। एक तो आउटपुट लायबिलिटी में जाना चाहिए, प्लस एट द सेम टाइम मेरे को इनपुट में भी मिलना चाहिए, मेरा इनपुट में भी मिलना चाहिए। और अगर मैं फॉरवर्ड चार्ज में पे कर रहा हूं तो कहां जाएगा, सिर्फ लायबिलिटी लेजर में जाएगा। लायबिलिटी लेजर में जाएगा तो फिर मैं उसको देखूंगा कि मैं किस किस के साथ में क्या एडजस्टमेंट कर रहा हूं। अब यहां फिर मैं दोबारा इन सारी चीजों को कर रहा हूं कि भाई एलिजिबल क्रेडिट क्या है, एक्सपोर्ट का रिफंड कौन सा लेना है, डेफर्ड क्रेडिट जो अभी नहीं ले रहा, जो आगे पास ऑन हो रहा है। मतलब इन एलिजिबल क्रेडिट्स में से मैंने अभी तो बाकी तो क्लेम कर लिया, जो मेरा डेफर्ड क्रेडिट को अनयूटिलाइज क्रेडिट मान लो अभी आप फॉर द टाइम बिंग, भाई ये मेरा रह गया, बाकी का रिफंड कर लिया, ये डेफर कर दिया मैंने आगे के लिए। अनयूटिलाइज्ड है एमआईज वाले कौन से, हाँ वो क्या होगा कि जब मैचिंग वाले में जाएगा तो जब आपने एक तो क्रेडिट लेजर में लेके वहां से यूटिलाइज कर लिया, अब जो अनयूटिलाइज बच गया आपका, जब रिवर्सल मैचिंग होगी तो फिर वो वापस पास ऑन हो जाएगा ना दूसरे तरीके से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके से यहां अब इस केस में क्या करना है मेरे को, आउटपुट में मेरे ऊपर भी रिवर्स चार्ज है, और मेरे को भी टीडीएस की लायबिलिटी बन सकती है। तो मतलब वो जो चीजें वो डालनी पड़ेंगी। और वो डालने के बाद में इसमें क्या है, कैश लेजर में रिजर्व डिपॉजिट्स, रिजर्व डिपॉजिट मतलब जैसे किसी ने कहा ना कि भाई मैंने क्या किया, रिजर्व डिपॉजिट का मतलब क्या है? कैश लेजर में रिवर्स वॉलंटरी वाला नहीं है, ये बेसिकली वो है कि मैं अंडर प्रोटेस्ट जमा करता हूं, जो अंडर प्रोटेस्ट कैश जमा करता हूं वो है ये। मतलब मैं अगर मेरा कोई लिटिगेशन चल रहा है कोई, और मैंने मान लिया, मैं कहता हूं इस पर टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट कहती है इस पर टैक्स है, लीगल लॉ दोनों के लिए काम करता है, तो मैं ये कहता हूं कि ये मैं अपने आउटपुट लेजर में डाल के रख रहा हूं, मैं पे कर चुका हूं इसको, लेकिन ये रिजर्व क्रेडिट है फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन।
कौन सा? वो क्रेडिट लेजर में जाएगा ना आपका। आएगा, वो भी आएगा। एक सेकंड पूरा हो जाए, बहुत बहुत लंबी है ये अभी भी, तो इसमें सारी चीजें इनकॉर्पोरेट हो रही हैं कि कैसे जाएंगी। बोला रिजर्व क्रेडिट क्लियर हो गया ना। ब्लॉक रिजर्व क्रेडिट इज अंडर क्रेडिट डिपॉजिट एंड अंडर पेमेंट। तो अब ये बता रहा है, दोबारा कहता है कि भैया ये अंडरलाइन कर रहा है नीचे वाली चीज को कि भैया लेजर के हिसाब से सारा आइडेंटिफाई कर लो, इसको दोबारा रीवर्क कर लो, इसको जो अभी तक पढ़ा है आपने। अब ये लाइनें खींच रहा है, देखो कैसे लाइनें खींच रहा है कि ये GSTR 2 पार्ट ए और एक उसको इनपुट क्रेडिट के लिए लेके जा रहा है वहां से, क्योंकि वो इसका इनपुट क्रेडिट है ना, वहां से निकल के जा रहा है। अब ये देखो इन्होंने, इसने ना सारा जो TDS था, TCS था, इसको उठा के और नीचे से कैश डिपॉजिट को उठा के ये आपके कैश लेजर में ले गया। यानी कि जो जिसने आपका TDS काटा, TCS काटा और जो कैश डिपॉजिट किया, वो कहां जाना चाहिए? आपके कैश लेजर में जाना चाहिए। तो वो ग्रीन लाइन देख रहे हैं ना, ग्रीन लाइन से कैश लेजर में पहुंच गया, कैश लेजर में जाना चाहिए ना मेरा। तो अब उसके बाद में ये पूरा हो गया अब यहां तक। तो अब क्या है, रेड लाइन देखते हैं। अब ब्लू लाइन क्लियर है। रेड लाइन में क्या कहता है कि जो मेरा रिवर्स चार्ज वाला है तीनों, उस रिवर्स चार्ज को मैं अपने कहां लेके जा रहा हूं? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में, जो रिवर्स चार्ज में मेरे को पे करना है, तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में लेके जा रहा हूं। और वहां जब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में लेके जा रहा हूं, तो ऑब्वियसली जब मेरे पास 3 लेजर क्रिएट हो गए। इन्होंने बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि एक तो मेरे पास क्रेडिट लेजर क्रिएट हो गया, एक आउटपुट लेजर क्रिएट हो गया, एक कैश लेजर क्रिएट हो गया। इन कैश लेजर में इस तरीके से जितने भी मेरे क्रेडिट हैं सब सिस्टम से उठ के वहां चले जाएंगे। हाँ नहीं, ये जो IGST ऑन इनपुट है, IGST ऑन इंपोर्ट है, तो ये हाँ आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जाएगा, लेकिन ये उसमें भी जाना चाहिए। लेकिन आप देखो ना, इन्होंने यहां किया नहीं है, बट जाना चाहिए। यस, जाएगा जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी जाएगा, जो आपने पे किया इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी जाएगा। मतलब बेसिकली क्या है कि ये जो पूरा मैकेनिज्म है, अब आप इस चार्ट को देख के ये देख सकते हैं कौन सी चीज रहेगी, उसकी लाइन है हम मार देंगे। क्यों जी? उसकी लाइनें हम मार देंगे। तो ये एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए कैसे मेरे को अपने सिस्टम को बनाना है, डिफाइन करना है, कैसे करना है, किस तरीके से अपनी चीजों को निकाल के लेके आना है, किस तरीके से मेरा क्रेडिट कहां जाएगा, वो आएगा। अब मैं वापस थोड़ा इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले पे आ जाता हूं। मतलब जो हम कह रहे हैं ना क्रेडिट लेजर के क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो क्योंकि अब यहां तो मेरे को क्लियर हो गया ना पूरा चार्ट। अब इस चार्ट में तो कोई इशू नहीं है ना। अब मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखा रहा हूं। ये तो बेसिकली वो है कौन कौन से लेजर बनेंगे अकाउंट, इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये रूल है कि क्या क्या अकाउंट में मेंटेन करेंगे, ये दिस इज समथिंग टू रीड ओनली। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं। ये मेरा TDS आ रहा है, ये TDS आ रहा है। TDS को हम देख सकते हैं। तो TDS कैसे और कौन डिपॉजिट करेगा, क्या डिपॉजिट होगा, क्या TCS हम कर चुके हैं। ई कॉमर्स, हाँ ई कॉमर्स ऑपरेटर काटेगा और 1+1 काट के इस तरीके से करेगा। और TDS कौन काटेगा? डिपार्टमेंट और द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट्स। नहीं, CGST में 1% है, SGST में 1% है। हाँ TDS सिर्फ सरकारी काटेगी, लोकल अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज और नोटिफाइड पर्सन भी हैं। नोटिफाइड तो रिवर्सल, मतलब रेजिडुअल तो हर जगह डाल दिया है इन्होंने। तो ये जो कंसेप्ट है, अब कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ये कह रहा है कि बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन, एक तो 2.5 लाख से ऊपर होना चाहिए, 2.5 लाख से ऊपर होना चाहिए, 1+1 कटेगा। लेकिन ये जो पहली कंडीशन है देखो, इंट्रा स्टेट प्लस इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शंस बोथ, दोनों पे कटेगा। बोथ एक्शन क्या होगा कि आपको 10 तारीख तक जमा करना पड़ेगा, TDS सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। ठीक है ना? TDS सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा तो उसके कहां चला जाएगा? जिसका काटा है कैश लेजर में। देखो गड़बड़ नहीं करना, कैश लेजर में जाएगा। ठीक है ना? इनपुट में नहीं जाएगा। हाँ उसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो, और इनपुट में अगर ले गए तो आप रिस्ट्रिक्ट हो गए फिर। अब ये बताएगा, अभी मैं आपको इनपुट वाली स्लाइड दिखाता हूं।
नहीं, उन्होंने कहा है ना नोटिफाइड पर्सन ऑल्सो भी, देखो ऊपर दे ना कौन डिडक्ट करेगा, जो वो नोटिफाई करे उनकी मर्जी है, राजा है वो, जो गवर्नमेंट नोटिफाई करे। तो अब ये पेमेंट प्रोसेस आ गई। पेमेंट प्रोसेस में अब ये मैं आपको ये क्रेडिट लेजर दिखाता हूं सारे, ये आ गया। अब इसमें आप डिफाइन कर सकते हो कि भाई ई कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर, ई लायबिलिटी लेजर कैसे कैसे यूटिलाइज होगा। वैसे तो हमें वहां पता लग ही गया, लेकिन ये कहते हैं कि कैश लेजर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट, जब हम पे करेंगे डेबिट डालेंगे, मेरी करंट असेट्स है, और जब एडजस्ट करेंगे लायबिलिटी लेजर में ले जाके एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट करके लायबिलिटी लेजर को डेबिट करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। एंट्री भी बता दूंगा मैं, अगर एंट्री चाहिए तो एंट्री भी है मेरे पास में। तो मतलब ये प्रोसेस क्लियर है ना, कैश लेजर में से क्या क्या एडजस्ट होगा, और ये मेरा पीएमटी में जाएगा, पीएमटी 5 में, मतलब एक वो प्रोसीजर। ई क्रेडिट लेजर में क्या होगा, shall be credited to electronic credit ledger and can be used only for tax, टैक्स पेमेंट के लिए यूज होगा बस क्रेडिट लेजर। मतलब गवर्नमेंट का ये फंडा है कि जो मैं दूंगा उस पर कंडीशन है, जो मैं मांगूंगा मेरी मर्जी है। तो ऑब्वियसली इसी तरीके से लॉ दिया जाता है। लायबिलिटी लेजर में ऑब्वियसली जो भी मेरी आउटपुट लायबिलिटीज हैं, जैसे हमने देखा रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी कहां जा रही थी, मेरी आउटपुट लेजर में जा रही थी। आउटपुट लेजर में जितनी भी मेरी आउटपुट लायबिलिटी है, मेरी टीडीएस की भी आउटपुट लेजर में जा रही थी, टीडीएस टीसीएस की मेरी आउटपुट लेजर में जा रही थी। वहां से मैं फिर सबसे पहले जाऊंगा क्रेडिट पे, जो टैक्स वाली कहानी है वो क्रेडिट से एडजस्ट हो जाएगी। मानो किसी का टीडीएस काटा है मैंने, तो क्या वो क्रेडिट लेजर से एडजस्ट हो सकता है? किसी का टीसीएस काटा है, टीडीएस काटा है? हाँ, तो क्या मेरा क्रेडिट लेजर से एडजस्ट हो सकता है वो? है? क्यों? टीडीएस टैक्स नहीं है क्या उसका? मैं टीडीएस काट रहा हूं ना, अगर मैं टीडीएस काट रहा हूं तो मेरे को जमा करना, मेरी लायबिलिटी लेजर में आ गया वो। अब मेरे लायबिलिटी लेजर में आ गया तो मैं ये पूछ रहा हूं कि मेरे क्रेडिट लेजर से एडजस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता ये? है भाई, मेरे हिसाब से तो टैक्स है ये। इट इज नॉट एन इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी, अदर चार्जेस हैं। नहीं तो किसी के ब्याज पे काट रहे हो, है तो उसका भी टैक्स है ना। नहीं, मेरे लिए भी उसका टैक्स हो सकता है। अब देखो ये पॉइंट ऐसा है, इस पॉइंट पे हम डिस्कशन, मतलब इस पॉइंट पे डिफरेंट भी हो सकते हैं, अदर चार्जेस में आ सकता है। किस चीज के लिए? हाँ, देखो अब आ गई ना बात एक निकल के, क्योंकि ये पॉइंट डिस्कशन का पॉइंट है। इसलिए इनका पॉइंट सुना ना क्या कह रहे हैं। मतलब राजेश जी ये कह रहे हैं कि मानो आपने एक नेक्सस क्रिएट कर लिया, आपके पास किसी बंदे का आपके अकाउंट में अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट पड़ा हुआ है, आपने किसी बंदे से सप्लाई ली या कोई घुमाया और उसका टीडीएस काट लिया या टीसीएस काट लिया, तो इसका मतलब उससे पैसे वापस ले लिए वो, और आपका क्रेडिट यूटिलाइज हो गया। मतलब ऐसा बड़ा मतलब ऐसी सिचुएशन को इंडिया में एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। बट इसमें क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं कि क्या मतलब है। मेरे हिसाब से मेरे को ये लग रहा था अपेरेंटली हो सकता है, लेकिन मेरे को आई एम नॉट फुली कंफर्म, तो हो सकता है वो अदर चार्जेस में शामिल हो। हाँ, तो उसमें तो नहीं ऐसा, नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है। मेरा वो आउटपुट लायबिलिटी में जा रहा है। आउटपुट लायबिलिटी को मैं या तो कैश लेजर से या क्रेडिट लेजर से एडजस्ट कर सकता हूं, तो मेरे को स्पेसिफिकली पे करने की जरूरत नहीं है उसका, मेरे को ऐसा मानना है जो सिस्टम। वही मैं कह रहा हूं, वही हमारा डिस्कशन चल रहा है, लेकिन मेरे को जो आर्किटेक्चर समझ में आया है, मेरे को नहीं लगता ऐसा, क्योंकि ये कहां लेके जा रहा है इसको। नहीं, सर्टिफिकेट दे दो ना, सर्टिफिकेट क्या दिक्कत है? जब आपने पे कर दिया या एडजस्ट कर लिया तो सर्टिफिकेट देने में क्या दिक्कत है? नहीं, आरसीएम नहीं कर सकते। आरसीएम में तो वो डायरेक्टली आपको कैश लेजर के थ्रू पे करवा रहा है। आरसीएम को हाँ, तो
तो आपने एडजस्ट कर दिया ना उसको, लाइबिलिटी कैश लेजर से एडजस्ट कर लिया मान लो उस लाइबिलिटी को, तो निकल जाएगा सर्टिफिकेट। लेकिन आरसीएम के लिए बड़ी क्लियर बात है, आरसीएम में हमने वहां भी देखा था वो कैश लेजर के थ्रू पे करवा रहा है मेरे को, तब क्रेडिट देगा। वो तो मिलेगा ही सारा। देखो ऑप्शन, यही तो मैं कह रहा हूं, यही हमें एज ए प्रोफेशनल हमने ये आर्किटेक्चर समझना, हमने ये नहीं पढ़ना अकाउंट में कौन सी बुक्स बनानी है, कितने दिन रखना है, क्या नहीं रखना है। जब मेरे को लगा सुबह सुबह जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को ये स्लाइड दिख गई कहीं से, तो मैंने कहा यार ये स्लाइड तो मैं जरूर शेयर करूंगा, वो वाली, उसमें अकाउंट एंट्री भी है, उसमें अकाउंटिंग एंट्री भी है, वो मैं शेयर कर लूंगा आप लोगों से, वो मैं शेयर कर लूंगा आप लोगों से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैं? ये तो होती है, ये तो होती है, हैं? नहीं वही मैं कह रहा हूं कि मैं वो स्लाइड इधर उधर काट पीट के, जहां भी कुछ नाम किसी का लिखा हुआ वो काट पीट के दे दूंगा यार, पर्सनल ईमेल आईडी से दे दूंगे। तो मतलब कहने की बात है कि ये आर्किटेक्चर है। अब जैसे रिवर्स चार्ज मेरे को कैश लेजर में ले जाके वहां पे करना है, उसको लायबिलिटी लेजर में ले जाके मेरे को पे नहीं करना। वो जब कैश लेजर में ले जाऊंगा पे कर दूंगा तो मेरे को कहां चला जाएगा, वो डबल एंट्री हो जाएगी, जैसे आप कह रहे लाइन नहीं खिंची हुई यहाँ, तो वो क्रेडिट में मेरे को चला जाएगा, क्रेडिट में मिल जाएगा वो मेरे को। और क्रेडिट में कैसे मिलेगा मेरे को, जब मैं अपनी रिटर्न फाइल कर दूंगा, बल्कि मैं जब डालूंगा, डालते समय जब रिटर्न फाइल करूंगा अपनी उतनी लायबिलिटी कम करके क्रेडिट में मेरे में इनपुट, मतलब मेरे को एक और ये पता है कि क्रेडिट लेजर में कब जाएगा, उसी महीने में चला जाएगा कि अगले महीने में जाएगा। वो उस महीने में तो मैं टैक्स पेमेंट कर रहा हूं, अगर मैं पहले पे कर देता हूं तो ये भी एक अभी ओपन इशू है आरसीएम के अंदर कि मेरे को उसी महीने में मिल जाएगा। जैसे मतलब इसमें मेरे को लग रहा है कि भाई आरसीएम में आपको तब मिलेगा जब आप पे कर दोगे, हर जगह ये लिखा हुआ है। हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूं, तो वो बात यही आ गई ना क्लियर। नहीं वो भी नहीं कर पाओगे ना, नहीं वो नहीं कर पाओगे ना आप, क्योंकि वो इसलिए नहीं कर पाओगे कि रिटर्न का सिस्टम 10 तारीख से पहले आपका सिस्टम ही नहीं चलेगा ना, 10 और 15 ये डेट जो डेट है ना, तो इसलिए आपको एक महीने बाद का ही सिस्टम होगा। क्योंकि बेसिकली क्या है, कंप्यूटर ड्रिवन लॉ है। जब कंप्यूटर ड्रिवन लॉ है तो आपको प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, और कंप्यूटर बिल्कुल सिंपल सी, कंप्यूटर बड़ा समझदार है, जो समझा दो वही काम करता है? पैसे नहीं लेता वो। तो कंप्यूटर में अगर उन्होंने ये डाल दिया कि आरसीएम का आपको अगले महीने जिसमें रिटर्न फाइल करो उस समय मिलेगा, तो उसी समय मिलेगा। हाँ नहीं वो तो आपके पास में एमआईएस तो मिलेगा ही ना वहां से। आज की डेट में भी आप पूरी रिटर्न ले लेते हो, क्या दिक्कत है? जो मर्जी निकाल लो, जो आपने फाइल किया वही तो निकाल लो, उनका थोड़ा डाटा ले रहे। मतलब जहां मर्जी, आज भी हम क्या होता है भाई, आज की डेट में भी हम क्या करते हैं, नहीं रखेंगे, वो रखेंगे। तो इसमें ये एक सिस्टम था, और इस सिस्टम को लेते हुए, हाँ नहीं इसमें मिलेगा सारा, इसमें ट्रांसपेरेंसी है, मिलेगा। हो सकता है कि अभी ना मिले, बाद में मिले, लेकिन मिलेगा सारा। तो ये ज़्यादा सारा आर्किटेक्चर है हमारे। जो हमने जो फर्स्ट स्लाइड बनाई थी अपनी, उसमें हमने कहा था क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो मैंने 2-3 वो सारे असेसमेंट प्रोसीजर है। असेसमेंट क्या है, स्क्रूटनी होगा, सेम इनकम टैक्स वाले सिस्टम डाल दिए इन्होंने, एग्जैक्टली सेम डाल दिए इनकम टैक्स वाले के समरी असेसमेंट होगा, फलाना असेसमेंट होगा, डी का असेसमेंट, वो मैंने कुछ डाला नहीं है। मैं आपको ना जो इशू है, हमने क्या क्या रह गया है हमारा, एक बार उसको कर, हाँ ये था ना कि देखो हमने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस गुड्स कर लिया, एससीजेड कर लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमने रिफंड की बात कर ली, हमने अकाउंट रिकॉर्ड कैसे क्या बनेगा वो बात कर ली, हमने टीडीएस प्रोविजन हमने बात कर ली, हमने मोड ऑफ पेमेंट टैक्स कैसे करना है। मोड ऑफ पेमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ, ये कहना है भाई आरटीजीएस भी कर सकते हो, ईटीजीएस भी कर सकते हो, पीटीजीएस भी कर सकते हो, जो मर्जी कर दो, पैसा गवर्नमेंट के खाते में कैश लेजर में जाना जाएगा। हाँ डेबिट क्रेडिट कार्ड सब कुछ अवेलेबल है, पेटीएम भी अवेलेबल कर देंगे, जो मर्जी कर देंगे, पैसा कैश लेजर में चला जाएगा आपके में, दे दो। तो असेसमेंट अंडर जीएसटी में छोड़ रहा हूं। सो विद दिस एनी क्वेश्चंस? हाँ सब कुछ है इसमें, मैंने बना के दिए स्लाइड। और अगले प्रोग्राम में हम पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन,
रिकवरी प्रोसीडिंग्स, ये हम अपना हमारा पार्ट होगा, क्योंकि अभी तक के रिकॉर्ड में ये अनटच्ड पार्ट है और ये सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है कॉर्पोरेट को। ये जो पेनल्टी प्रोसिक्यूशंस और ये जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स है ना, ये सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट को डिस्टर्ब कर रहा है और सबसे ज्यादा व्यापारी को भी डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि आज की डेट में वेट में कभी ये एप्लीकेबल होती नहीं थी ये चीजें। मतलब असेसमेंट, जो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स, प्रोसिक्यूशंस और ये जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स, मतलब उतनी फोर्सफुली नहीं होती थी जितनी एक्साइज में होती थी। तो उन्होंने एक्साइज की जितनी भी स्ट्रिंजेंट हो सकती हैं वो इन्होंने ले ली हैं इसमें, और उनको, और वो बहुत सारी कंपनीज के डायरेक्टर्स को, सीईओस को, सीएफओस को बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन किस पर लॉन्च होना है? प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर कई बार नॉन, ये भी आ रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पे होगा कि नहीं होगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे होगा कि नहीं होगा। तो कौन कौन इसके दायरे में आएंगे, कैसे दायरे में आएंगे, ये हम अगले सेशन में देखेंगे। सो इस सेशन के लिए थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट हियरिंग, थैंक यू सो मच। हाँ बताएं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। तो अभी हमने एक कंसेप्ट आज ही डिस्कस किया था अपने प्रोसीड, उसमें हमने डिस्कस किया था लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज। हमें लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज, तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज हमें डिफाइन करनी है, हमारी लोकेशन क्या है। तो हम उसमें 4 पार्ट थे। एक पार्ट ये था कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वेयर ही हैज टेकन द रजिस्ट्रेशन, लाइक आपने दिल्ली में ले लिया, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है। लेकिन दूसरा बात है कि अगर आप उस प्लेस से सर्विस नहीं दे रहे हो, अगर आप किसी डिफरेंट प्लेस से सर्विस दे रहे हो, और जहां डिफरेंट प्लेस से सर्विस दे रहे हो वहां आपने फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट बना रखा है, और फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट को वो कहता है कि या तो वहां आपने कोई ह्यूमन रिसोर्स ऐसी परमानेंटली सेटल कर रखी है कि जिससे कि वहां से ऐसा लगे कि यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस इन दैट स्टेट, वो, या आपने कोई मशीनरी वगैरह ऐसी लगा रखी है कि विदाउट दैट मशीन सर्विस देना पॉसिबल नहीं है। इन दोनों में से जो भी है तो वो आपका फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट मान लिया जाएगा। नहीं, रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहे, वो 3 आदमी जो 4 आदमी हैं उनके लिए वो ये कह रहा है कि परमानेंसी ऑफ योर ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आप कह रहे हो कि भाई आपके पास ने, जैसे मानो आपने वहां कोई काम ले लिया, मानो आपकी एएमसी का काम है, बताओ क्या है काम? ठीक है जी, ठीक है जी। हर जगह आपने अपने ऑफिस का रेंट किराया बना रखा है, कोई परमानेंट आपका ऑफिस है वहां, हर जगह जहां जहां 100% होगा आपका, हर स्टेट में लेना पड़ेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप बिलिंग करो मत करो, आपको बिलिंग भी करनी पड़ेगी वहां से। ऐसा है कंसेप्ट, में आपको यही बता रहा था। वो कहता है कि अगर आपने कोई भी ऐसा एस्टेब्लिशमेंट, फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट बना रखा है जहां आपने कोई ह्यूमन रिसोर्स बैठा रखी है और उससे आप सर्विस दे रहे हो उस स्टेट में, तो यू हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड इन दैट स्टेट एंड यू हैव टू रेज द इनवॉइस फ्रॉम देयर ओनली। सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट था, इसलिए आप सेंट्रल बिलिंग कर रहे थे। नाउ देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन। नहीं, अगर गुड्स की बात अलग है, सर्विसेज की बात अलग है। पहले सर्विस की बात कर रहे हैं हम। सर्विस के केस में नहीं, जीएसटी, अब सर्विस टैक्स का तो है ही नहीं ना, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा हर स्टेट में जहां से आप सर्विस दे रहे हो। और गुड्स के केस में भी क्लियर है कि गुड्स के केस में वो कह रहा है कि अगर आपका दिल्ली में ही गोडाउन है, दिल्ली में ही बैठे हो आप, वहां बंदा आपका सिर्फ बैठा हुआ है, किसी को आपने कर रखा है, वो सिर्फ कोऑर्डिनेट कर रहा है एक्टिविटीज को, परमानेंट टाइप का स्ट्रक्चर आप मान सकते हो, दिखाओ उसको दिल्ली ऑफिस में रहे वो, वहां क्या दिक्कत है। तो उस केस में आप ये कहोगे कि यहीं से सारी सप्लाई कर सकते हो, फिर आपको उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस यू आर नॉट रेडी विद द गुड्स इन दैट स्टेट टू सप्लाई इन दैट स्टेट। हाँ सब, हाँ वो मैंने आपको कर दिया। अगर आपने वहां ऑफिस बनाए हुए हैं, अपने लेटर हेड पे छापा हुआ है अपनी सारी चीज, सर मेरे 20 ऑफिस थे, मैंने सारे बंद किए हैं। मैंने तो वर्चुअल ऑफिस ले रखे थे ये दिखाने के लिए लोगों को कि भाई अपने ऑफिस है सारी जगह। हाँ हाँ, फिर
फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर क्या दिक्कत, फिर तो आप यही हो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यू आर नॉट, यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस फ्रॉम दैट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। दो दो नहीं, स्टेट में वहां रह जाए, वहां रहा जाए, लेकिन वहां आपका फिक्स्ड बेस नहीं है, वहां का फिक्स्ड बेस नहीं है आपको। नहीं, बिलिंग की प्रॉब्लम तो इसलिए सर सुनो, बिलिंग की प्रॉब्लम इसलिए है कि सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन है, अभी हम डाइजेस्ट नहीं कर, मतलब अभी हम वो नहीं कर पा रहे कि क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि अभी तो सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन ले लिया, बिलिंग सारी यहां से करते हैं, सेंट्रल अकाउंटिंग करते हैं, आपको सर बुक्स ऑफ अकाउंट भी बनानी पड़ेगी वहां अलग अलग। मैंने 20 रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराए अपने सारे स्टेट्स के। सर आपने दुकान खोल ली ना वहां, बस तो बस फिर आपका हो गया, फिर आपको नहीं आपका कनेक्शन है या नहीं है, पर आपकी ही एंटिटी की वहां शॉप खुली, वहां ऑफिस खुला हुआ है ना, आप कहते हो मेरा ब्रांच ऑफिस है ना, बस तो हो गया ना, मतलब हम खुद ही कह रहे हैं ना कि वहां मेरा ब्रांच ऑफिस है। हाँ, वो जो 20 लाख वाली सर्विस ऑल ओवर मतलब आपके लेवल पे पैन इंडिया, पैन विद द सेम पैन मानी जाएगी, इंक्लूडिंग एग्जम्प्टेड सर्विस है। हाँ जी। टीडीएस जीरो वाली सप्लाई मेरे ख्याल से आनी चाहिए, जब वो नील रेटेड वाली कह रहे हो ना आप, तो नील रेटेड जब मांग रहे हैं, रिटर्न मांगेंगे तो मांगेंगे ना सारी। हाँ, स्टॉक का। हाँ हाँ, सर देखो मेरे ख्याल से अभी जिस फॉर्म में अभी है, या हाँ 2020 में 2025 में आ जाए तो आ जाए, अभी नहीं है। हाँ 2000, ये वो वाली कहानी है, 2000 के नोटों में चिप लगी हुई है। हाँ हाँ, है जी, एक सेकंड। हाँ हाँ, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। किसका? नहीं देखो, मैं आपके पॉइंट पे ये कह रहा हूं, अगर आपने वहां कोई ऑफिस बना रखा है और आप अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड में दिखा रहे हो मेरी ब्रांच है वहां, तो उस केस में आपके पास में सारी चीजें बेकार है, पर कुछ सोचना ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन लेना है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने कह दिया कि मेरी ब्रांच है वहां, वो स्टेट खा जाएगा आपको अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे तो। चाहे आप ऐसा कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, देखो आपके पास में ऑप्शन क्या है कि रजिस्ट्रेशन तो ले लो वहां, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और रजिस्ट्रेशन ना लेने के रिप्रिकॉशंस बहुत ज्यादा हैं। तो आप ये करो कि यहीं से बिलिंग करो, यहीं से सारे काम करो, उसको निल की रिटर्न फाइल करते रहो उस स्टेट की, अगर ऐसी बात है तो। भाई आप दूसरे तरीके से उसको सेंट्रलाइज बना सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं बना सकते सेंट्रलाइज्ड। हाँ, तो क्या दिक्कत है? उस स्टेट को तो नहीं, उस स्टेट को तो पैसा दोनों केसेस में मिल रहा है ना, उस स्टेट को तो पैसा दोनों केसेस में मिल रहा है, उसमें रेवेन्यू का कोई प्रॉब्लम है कि हैसल्स ना क्रिएट हो। हाँ, आईजीएसटी आपको, आईजीएसटी का इनपुट किसी को दोगे वो राजा है। हाँ हाँ, वो क्रेडिट लेजर आपने देखा होगा, हर जगह क्रेडिट लेजर में जा रहा है। हाँ, हम्म 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 नहीं कर सकते, आपस में दोनों जानी दुश्मन है, सी और एस जानी दुश्मन है मान लो, मतलब ये कभी आपस में सेंटर और स्टेट एक नहीं हो सकते। हाँ हाँ, वो इस तरीके से कर सकते। हाँ जी, हाँ 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 जी, भेज दिया, वो इन ट्रांजिट में ट्रांजिशन के प्रोविजंस हैं। हाँ, अगर वो बायर है, अगर आप 30 दिन तक वो आपसे बिल मंगा के अपने रिकॉर्ड में ले लेता है, तो वो उसको क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड आगे कर पाएगा जीएसटीएन में।
आपने आपने माल भेजा, आपने आउटपुट लायबिलिटी पे कर दी, अब उसके पास में पहुंचा नहीं था, उसके पास में पहुंचा वो 5 तारीख को, 5 जुलाई को आपने बिल रेज कर दिया है। अब उसके लिए कंडीशन है कि उसको क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड मिल जाएगा अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस को अपनी बुक्स में टेकअप कर ले, यानी कि डालेगा 30 जून को ही, लेकिन 30 दिन के अंदर 30 जून में डाल दे और उसकी 30 जून के अंदर अंदर रिटर्न फाइल कर दे कि ये गुड्स मेरे को चला था, 5 को रिसीव हुआ है, पुराने सिस्टम से आया है, मैं क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं इसका। हाँ नहीं, वो उनको फायदा नहीं होगा ना, उनका क्रेडिट नहीं मिलेगा ना, उनको एंटर करेंगे तो। ऐसा है ना, उनकी मजबूरी है, क्योंकि देखो ट्रांजिशन तो ट्रांजिशन ही है ना, आप एक एक्ट से एक दिन में तो दिन से रात तो नहीं बना सकते ना आप, तो वो इन्होंने ट्रांजिशन में वो भी जाएंगे, वो भी अपने इन सारी चीज़ों को ट्रैक कर रहे हैं बड़े बड़े बंदे, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे पास में आया 5 तारीख को है, लेकिन मेरे को क्रेडिट तो इनपुट टैक्स क्रेडिट तो लेना है ना, जब इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो अगर मेरे को ये भी इंश्योर करना है कि आपसे 30 दिन के अंदर अंदर बिल अपनी बुक्स में डाल दे वो, तो वो 30 जून को ही माना जाएगा, फिर वो डीम्ड है। हाँ 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 हम्म, तो आप उनको कन्विंस करो ना सर। नहीं, ऐसा है, आप अपनी वर्कशीट लेके जाओ, आप अपने एग्जाम्पल के साथ में 20 एग्जाम्पल बनाओ, हर प्रोडक्ट वाइज एग्जाम्पल बनाओ, उनके साथ में वर्कशीट शेयर करो, क्योंकि देखो एनी हाउ वो आपका मालिक है, कस्टमर है, अब उसको तो सेटिस्फाई आपने बिजनेस टर्म्स पे करना है ना, क्योंकि क्या हो गया है कि नहीं, लॉ कुछ नहीं कहता, तो 12.5% 100 रुपए पे दूंगा, 150 रुपए पे क्यों दूंगा, तो यही तो लॉ कहता है, लॉ तो यही कहता है 12.5% जो भी है। हाँ हाँ वो तो, हाँ हाँ ऐसा है सर, देखो ऐसा है, आप 15% कॉस्ट की बात कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूं कि आपको फायदा भी हो गया, आपका इंपोर्ट सस्ता हो गया, अब कहेंगे आपका मेरा सारा इंपोर्ट जो सस्ता हुआ सारे लोग मांगने लग रहे हैं, तो ये तो बिजनेस है ना, बट ये है कि रास्ते सारे चीजों के हैं, हमें अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा, दिस इज अ बिजनेस इंटरेक्शन विद यू एंड योर कस्टमर। थैंक यू सो मच सर।